हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि कल सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि हमारे देश में दो ऐसे कानून लागू हो गए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर ने यानी हमारे देश की संसद ने एक ऐसा कानून बना दिया है जो केवल उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट्स देता है जिनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है। और दूसरा कानून ये है कि पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें ये लिख दिया गया है कि 25 साल से ऊपर के लोग ही इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अब आप इन दोनों एक्ट्स के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है, क्या ये एक्ट्स जस्ट हैं? क्या ये एक्ट्स सही हैं? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक्ट्स सही नहीं है तो कौन इस एक्ट को रद्द करेगा? कौन ये बताएगा कि ये एक्ट सही नहीं है? इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कौन बताएगा कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात की है उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ये एक्ट्स नहीं है? हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन फंडामेंटल राइट्स को हमारे देश के लोगों को दिया है उस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ये सारे एक्ट्स नहीं है। तो हमारे देश में किसी भी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, या फिर जुडिशरी आप कह सकते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, तो इनको इस बात की शक्ति मिली हुई है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को या किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को इस आधार पे उसकी जांच करें कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो जुडिशरी अपने जिस पावर के तहत किसी भी लॉ की, किसी भी ऑर्डर की जांच करती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो आज हम इस लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 27 में इसी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों हम हमेशा की तरह छोटे-छोटे टॉपिक्स के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जुडिशियल रिव्यू के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फिर हम जुडिशियल रिव्यू के मीनिंग को देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे अपने पॉलिटिकल सोशो जो सिनेरियो है उसमें जुडिशियल रिव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू का कितना स्कोप है। आखिर जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया और जुडिशियल रिव्यू इन यूएसए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम एक स्पेशल केस देखेंगे नाइन्थ शेड्यूल के बारे में कि नाइन्थ शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं। इसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस के माध्यम से देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का यूज़ किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं, जो आइडियल्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के मद्देनज़र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमसी को अपहोल्ड किया है। तो इन छोटे-छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से दोस्तों हम आज का चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आपको इस सेशन से बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप सुनने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। बाकी पढ़ने के लिए आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्रिन है, ये यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है और यूएसए में जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट हुआ है। आप देखेंगे कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने पहली बार जुडिशियल रिव्यू को जो है प्रोपाउंड किया था, इसको यूज़ किया था। अब मैंने आपको बताया कि यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया है जुडिशरी को। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। तो जुडिशियल रिव्यू को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी बताया है। इसका मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भी कर्टेल नहीं किया जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता। तो ये कुछ बातें थी जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम समझते हैं कि आखिर जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश में सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं।
एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर हमारे देश में जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी का ऐसा पावर जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की या किसी भी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब ये जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है, जो लेजिस्लेटिव कानून है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये सेंटर का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है। तो इन दोनों गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने की जो पावर है, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया गया है जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी के द्वारा। ये 3 कैटेगरीज कौन-कौन से हैं? एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू, दूसरा होता है हमारे पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी लेजिस्लेशन बनाए हैं या फिर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं, इन सारे लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा होता है यूनियन और स्टेट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसका जुडिशियल रिव्यू। तो ये 3 टाइप के जुडिशियल रिव्यू की बात डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद कादरी साहब ने किया है। तो ये दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग था, जुडिशियल रिव्यू के कैटेगरी के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, जहां हमने एक फेडरल सिस्टम को अपनाया है, जहां हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमसी वाले देश में, फेडरलिज्म वाले देश में, क्यों जुडिशियल रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब देखिए कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है। तो सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, वहीं यूएसए में आप देखेंगे तो यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो हमारे देश में ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना ही जुडिशियल सुप्रीम है, इन दोनों के बीच का एक सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। और हमारे देश में सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग के सेंटर को कानून बनाना है, लेकिन अगर इन प्रोविजंस के अगेंस्ट में जाके सेंटर ने कानून बना दिया तो उस कानून को रद्द करने की शक्ति हमें सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू से ही मिलती है। तो हमारे देश में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करें, बिकॉज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो इन सारी अथॉरिटीज को अपने लिमिटेशंस के अंदर में काम करने के लिए जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोपी गई है, इस जिम्मेदारी को इम्प्लीमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। ठीक है? तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को बनाए रखा जा सके। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस आप देखेंगे हमारे फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरलिज्म को अपनाया है, जिसमें सेंटर और स्टेट इन दोनों के बीच में कुछ पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है। अब एक एग्जांपल से आप समझिए कि सेंटर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट के विषय पे कानून नहीं बना सकता। अगर सेंटर ने स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बना दिया तो क्या ये हमारे फेडरल इक्विलिब्रियम का वायलेशन नहीं हुआ? वायलेशन हो गया। तो जुडिशरी इस बात को इंश्योर करेगी कि सेंटर की जो अपनी लेजिस्लेशन की लिमिटेशन है उसको सेंटर बनाए रखे, स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेटिव लिमिटेशन है उसको स्टेट बनाए रखे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस फेडरल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश किया है हमारे देश में, उसको मेंटेन करके रखा जा सके। और इसको करने की जो पावर है, इसको करने का जो तरीका है, वो क्या है? जुडिशियल रिव्यू। तो हमारे देश में फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी जुडिशियल रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए आपको फंडामेंटल राइट दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, लेकिन उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन में अगर आप रेमेडी के लिए किसी के पास नहीं जा सकते तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स आपके पास होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किसी भी सिटीजन को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, ओवरऑल जो भी मटेरियल जो भी डेवलपमेंट होता है, उन सब डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है। तो अगर सेंटर या स्टेट कोई भी ऐसा कानून बना के हमारे फंडामेंटल राइट्स को अबरिज करता है,
तो इस बात से रोकने की पावर हमारे जुडिशरी को है और जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस जो है हमने अभी जुडिशियल रिव्यू का देखा। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस में ये बताया है कि क्यों जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने यहाँ पे 4 केसेस की चर्चा की है। एक है ए के गोपालन केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और एल चंद्र कुमार केस। लेकिन आपके लक्ष्मीकांत के बुक में और भी कई सारे केसेस दिए गए हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इन चारों केसेस के अलावा आप जाके लक्ष्मीकांत के बुक को उठा के अलग-अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको ज़रूर पढ़ें। देखिए, ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन केस में कहा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जितने भी कानून हमारे देश में बनेंगे वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होंगे। और कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस बात को बताने की शक्ति हमारे देश में जुडिशरी के पास है। तो ये ए के गोपालन केस में कहा गया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल पार्ट है, जब तक फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं, तब तक जुडिशियल रिव्यू इसेंशियल हो जाता है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान ने जो गारंटी दी है, अगर उसका उल्लंघन होता है, तो फिर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ही फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये केशवानंद भारती केस में कहा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यह ड्यूटी है कि वो चेक करें कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। और फिर इस जुडिशियल रिव्यू के बिना सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा और जुडिशियल रिव्यू के बिना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो केवल और केवल नाम मात्र के रह जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, राइट्स विदाउट रेमेडीज वो पानी पर लिखने जैसा हो जाता है। मतलब कि आपको मान लीजिए कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो आपके साथ आपके रिलीजन, कास्ट, रेस, आपका बर्थ प्लेस और फिर आपका सेक्स, इन 5 आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव करता है, तो अपने इस अधिकार की सुरक्षा के लिए, अपने इस राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अगर आपके पास कोई रेमेडी ही नहीं है, तो फिर ये राइट किस बात का रह जाएगा? ये फिर नाम मात्र का रह जाएगा कि राइट्स तो मिल गए, लेकिन कभी भी कोई भी हमारे राइट्स को वायलेट कर दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बहुत ज़रूरी है ताकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि किसी भी कानून के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जा सके और इस बात को इंश्योर किया जा सके कि हमारे देश के अंदर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो सभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित किए गए लिमिटेशन में रह के काम करें। एक और केस है चंद्र कुमार केस 1997 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की ये ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बैलेंस ऑफ पावर दिया गया है, चाहे वो सेंटर और स्टेट के बीच में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, इस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की ड्यूटी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है। और इन इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन का राइट भी हमारे, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का राइट भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जजेस कब करेंगे? जब उनके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होगा। वो तब कर पाएंगे जब कोई भी केस उनके पास आएगा, है ना? उस केस के कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक किया जाएगा और तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करेंगे और उसके अनुसार ये देखेंगे कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी कानून हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एस्टैब्लिश किया है, उस बैलेंस ऑफ पावर के अकॉर्डिंग है या नहीं। कहीं सेंटर कोई ऐसा कानून लाके राज्य के अधिकार में तो कमी नहीं ला रहा। कहीं राज्य कोई ऐसा लेजिस्लेशन तो नहीं कर रहा जो कि सेंटर के टेरिटरी में एक वायलेशन कर दे। तो इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के इंपॉर्टेंस को बताया है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे और बाकी जितने भी जजमेंट्स हैं उन सब जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के इंपॉर्टेंस को बताया है, आप उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस था। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जो जुडिशियल रिव्यू फ्रेज है ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू के पावर को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को देते हैं। तो हम यहाँ पे उन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत के बुक में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको भी आपको पढ़ना है इस सेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं केवल उन्हीं आर्टिकल्स की बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल 13, जिसके बारे में मैंने आपसे फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आप देखेंगे आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो या इसके डेरोगेशन में हो तो उस लॉ को नल एंड वॉइड करार देगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 हमें अपने फंडामेंटल राइट के री के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट देता है। तो जब हम अपने फंडामेंटल राइट को री कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अपना रिट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को री करने के लिए अलग अलग टाइप के रिट्स इशू कर सकता है। टोटल 5 टाइप के रिट्स होते हैं दोस्तों, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आर्टिकल 131 देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो, या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट है तो इसके बारे में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके डिसीजन दे सकता है। अब इसके बारे में मैंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया, रेड जुरिस्डिक्शन हो गया, एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो गया, इन सब के बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये मेक श्योर कि आप इन सारे लक्ष्मीकांत के वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 131, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। अब देखेंगे 132 में एपिलेट जुरिस्डिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में होता है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जब मैंने एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने तीन चार चार केसेस बताए थे। एक तो सिविल मैटर्स में, दूसरा क्रिमिनल मैटर्स में, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, और चौथा आप अपील बाय स्पेशल लीव। स्पेशल लीव के बारे में मैंने काफी डिटेल में भी आपको बताया था। इसके अलावा एक आर्टिकल है 143 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। आप देखेंगे 226 में हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सके इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये हाई कोर्ट के फिर जुडिशियल हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 245 में देखेंगे कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज की बात की गई है, यानी कि सेंटर का टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है लॉ बनाने का, स्टेट का टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है लॉ बनाने का। अब इस टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉ को समझने के लिए आप मेरे सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर देख सकते हैं। अगर आपको सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर देखना है तो आप सीधा सीधा आप अपने स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर में देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीधा सेंटर स्टेट के रिलेशन वाले वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि सेंटर और स्टेट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है लॉ बनाने का वो कहाँ कहाँ तक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे जो हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू की पावर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को देते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के स्कोप की। देखिए, किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केवल और केवल 3 ग्राउंड पे हमारे देश में चेक किया जा सकता है। पहला है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो। कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया हो जो उसके कंपीटेंस से बाहर है, यानी अगर किसी लॉ को बनाने की शक्ति किसी अथॉरिटी के पास नहीं है और उसके बावजूद उस अथॉरिटी ने बनाया है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करने की शक्ति किसी अथॉरिटी के पास नहीं है, उसके बावजूद उस अथॉरिटी ने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया है, तो फिर उस ऑर्डर की और उस लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट की जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी स्थिति जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है वो है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिपग्नेंट हो, इसके विरुद्ध हो। तो इन 3 केसेस में हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब इन 3 केसेस से आप समझ सकते हैं कि हम हमारे देश में जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है
वो यूएसए की तुलना में बहुत ज़्यादा नैरो है, क्योंकि हमारे देश में हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया है, वहीं अमेरिका में आप देखेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके बारे में मैंने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हालांकि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एक स्पेशल वीडियो आपको इन दोनों पे चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी ने इससे सवाल पूछा है। तो हमने अभी देखा कि इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो यूएसए की तुलना में काफी ज्यादा नैरो है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस वी फॉलो। हम अपने देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हैं, वहीं यूएसए में देखेंगे आप कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। हालांकि 1978 में मेनका गांधी केस के बाद से और भी कई सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए जिसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसका हमारे संविधान में उल्लेख है, इस यहाँ से हम धीरे धीरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ बढ़े हैं। आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बताया था। अगर मैं आसान शब्दों में इन दोनों प्रोसेस को समझाऊं तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में यह कहा जाता है कि सही प्रोसीजर के साथ बनाया गया कोई भी कानून, चाहे वो कितना ही ड्रेकोनियन क्यों ना हो, वो सही होता है। यानी ये सिर्फ प्रोसीजर के सही होने पर जोर देता है, वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर के सही होने के साथ साथ उस कानून के फेयरनेस की भी बात करता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। अब आप देखिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में है क्योंकि वहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लागू करने के लिए जुडिशरी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। हमारे देश में आप देखेंगे कि हमारे देश में ना तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ना ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में की थी कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारे देश में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों का सिंथेसिस है। इसका क्या मतलब है? देखिए, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमारे देश में कुछ हद तक है, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। वहीं हमारे देश में जुडिशियल सुप्रीमेसी भी कुछ कुछ हद तक है, इस आधार पे कि अगर पार्लियामेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस बात की जांच करता है जुडिशरी। तो इस तरीके से मैंने जब आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो वहां पे भी इस टॉपिक को काफी अच्छे से बताया था। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों के बीच में एक सिंथेसिस है। और हमारे देश में सुप्रीम कौन है, आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो चूंकि हमारे देश में हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, हमारे देश में जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है, तो इसलिए हमारे देश में जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो यूएसए के तुलना में थोड़ा सा नैरो है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों हमने जुडिशियल रिव्यू का स्कोप अपने देश में देखा। अब हम एक स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं जिसको हम नाइन्थ शेड्यूल कहते हैं। तो नाइन्थ शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग अलग डिसीजन दिया है। सबसे पहले अगर मैं आपसे नाइन्थ शेड्यूल के बारे में बात करूं तो नाइन्थ शेड्यूल को और आर्टिकल 31 बी को, इन दोनों को फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि 1951 में आया था, इसके माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आर्टिकल 31 बी की चर्चा मैंने फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शंस जहां पे पढ़ाया था वहां पे किया था। आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन में 3 आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 31 ए, 31 बी और 31 सी। इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस के रूप में। तो आर्टिकल 31 बी जो है वो कुछ एक्ट्स को और कुछ रेगुलेशन को सेव करता है, उसको नाइन्थ शेड्यूल में ऐड करके, ताकि उसको फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रवेंशन होने के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सके कोर्ट में, ना ही उनको इनवैलिडेट किया जा सके। कहने का मतलब आर्टिकल 31 बी कहता है कि अगर किसी कानून को नाइन्थ शेड्यूल में शामिल कर दिया गया तो वो कानून भले ही फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रवेंशन में क्यों ना, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट क्यों ना हो, उस कानून को कोर्ट में चैलेंज या फिर उस कानून को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 31 बी कहता है। अब नाइन्थ शेड्यूल के जुडिशियल रिव्यू के बारे में समझने के लिए हमें एक तो केशवानंद भारती डिसीजन से पहले का स्टेटस देखना होगा और उसके बाद का स्टेटस देखना। तो केशवानंद भारती केस 1973, इससे पहले क्या स्टेटस था आप समझिए। इस केस से पहले
कोई भी लॉ अगर नाइन्थ शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाता था तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाता था। लेकिन केशवानंद भारती केस में एक बहुत ही इनोवेटिव जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लेके आए। तो केशवानंद भारती में जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया तो केशवानंद भारती के केस के बाद ये व्यवस्था स्टैब्लिश की गई कि कोई भी एक्ट्स और कोई भी रेगुलेशन नाइन्थ शेड्यूल में अगर ऐड किया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं माना जाएगा। अगर नाइन्थ शेड्यूल में किसी भी एक्ट या रेगुलेशन को ऐड किया गया है और अगर वो एक्ट या रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उस एक्ट या रेगुलेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो केशवानंद भारती केस में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आया कि अब नाइन्थ शेड्यूल वाले एक्ट्स और रेगुलेशंस की भी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। इसके बाद भी कई सारे और इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हम आइए इन केसेस को देखते हैं। सबसे पहला है वामन राव केस, ये 1980 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 इसके बाद जो भी एक्ट्स या रेगुलेशन नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे उनको इस बात के आधार पे चैलेंज किया जा सकता है कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को के अगेंस्ट है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करने वाले जो भी एक्ट्स या रेगुलेशन 24 अप्रैल 1973 के बाद नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे उनको कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। इस केस में वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। अब ये जो आप डेट देख रहे हैं 24 अप्रैल 1973, ये डेट एक्चुअली केशवानंद भारती केस के जजमेंट का डेट है। तो चूंकि इसी दिन बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था तो इस डेट के बाद से जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस को नाइन्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा उसको कोर्ट में चैलेंजेबल बना दिया गया। ठीक है, अगला एक और इंपॉर्टेंट केस है आईआर कोएल्हो केस 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और नाइन्थ शेड्यूल में किसी भी लॉ को शामिल करके इस जुडिशियल रिव्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को हमसे नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो माफ कीजिएगा को जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक फीचर है जुडिशियल रिव्यू। तो नाइन्थ शेड्यूल में अगर आप किसी भी लॉ को शामिल करके उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना रहे हैं तो आप जुडिशियल रिव्यू जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है उसको आप नहीं छीन सकते। तो इस केस में ये कहा। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून अगर नाइन्थ शेड्यूल में रखा जाता है तो उसको आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 इन चारों फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेस पे इसको चैलेंज किया जा सकता है। या फिर अगर कोई भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में रखा जाता है 24 अप्रैल 1973 के बाद और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो वर्तमान में आप देखेंगे जो करंट स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है कि कोई भी कानून हमारे देश में कोर्ट से इम्यून नहीं है, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। सारे कानूनों की, सारे ऑर्डर्स की, सारे जो रेगुलेशंस है सबकी हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं तो ये दोस्तों नाइन्थ शेड्यूल के बारे में था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हालांकि आप देखेंगे कि नाइन्थ शेड्यूल का जो जुडिशियल रिव्यू है उस टॉपिक में लक्ष्मीकांत में काफी ज्यादा डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बातें बताई उस पूरे डिस्कशन का क्रक्स इतना ही है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने नाइन्थ शेड्यूल का देखा। अब हम कुछ ऐसे रिसेंट जजमेंट्स की बात करते हैं जो जुडिशियल रिव्यू के पावर को शोकेस करते हैं। हम देखेंगे कि कुछ रीसेंट जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको बनाए रखा है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम का स्ट्रक डाउन किया जाना। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इनवैलिडेट कर दिया। इस स्कीम को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का बेस ये था कि इस स्कीम में इस बात की चर्चा थी कि जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देगा उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का वो हमारे फंडामेंटल राइट का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) उसको वायलेट करता है। ठीक है,
और इससे एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन करता है और जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ना, उसको अंडरमाइन करता है। तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जुडिशरी ने हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बनाए रखा। हमारे देश में जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम्स हैं, उसको अंडरमाइन करने वाले प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। अगला आप देखेंगे जजमेंट गवर्नर्स एसेंट टू स्टेट बिल्स तमिलनाडु केस वाले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि स्टेट का गवर्नर एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किस केस में? कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी लेजिस्लेशन पास किया है, तो उस पे स्टेट का जो गवर्नर है वो अपना एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो नहीं पास कर सकता है, मतलब यूज नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में एक्ट करना ही पड़ेगा और वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए अपना एसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 200। इसके तहत कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन से जो बिल होता है, जब गवर्नर के पास जाता है तो उसके पास चार पावर्स होते हैं। या तो वो अपना एसेंट दे दे, या एसेंट विदहोल्ड करे, है ना, या फिर वो क्या करे, उसको रिटर्न करे, या फिर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर ले। तो ये चार ऑप्शंस होते हैं। अब गवर्नर ने क्या किया, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए बिल्स को रख लेते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो का पावर नहीं है। आप इंडेफिनेटली किसी भी बिल पे अपना एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और इस तरीके से इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, उसको री किया। अब फेडरलिज्म में आप देखिए कि केंद्र की कानून बनाने की शक्ति अलग है, राज्य की कानून बनाने की शक्ति अलग है, और दोनों की जो शक्ति है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। राज्य का एक अपना एग्जिस्टेंस है। तो अगर राज्य अपने हिसाब से कानून बना ही नहीं पाएंगे, राज्य के कानूनों को गवर्नर जो कि सेंटर का एजेंट है, तो वो अगर सेंटर के डायरेक्शंस के अनुसार काम करेगा और राज्य के कानूनों को लागू ही नहीं होने देगा, तो क्या इससे हमारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे आंच नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप देखते हैं कि एक गवर्नर नॉमिनेटेड होता है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के लोग जो उस कानून को पास करके भेजते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्टेड लोगों के विल पे अगर कोई नॉमिनेटेड आदमी इस तरीके से अपना पावर यूज करता, मिस यूज करता है, तो फिर ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाता है। तो इस वजह से इस तमिलनाडु केस में अप्रैल 2025, ज्यादा नहीं, पिछले महीने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपना एक्ट करना पड़ेगा और वो इनडेफिनेटली किसी भी स्टेट बिल पे अपना एसेंट विदहोल्ड करके नहीं रख सकता। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट केस आप देखेंगे, जेएमएम केस फॉर वोट्स। इसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक डिसीजन दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आप देखेंगे वोट करने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ब्राइबरी ली थी, पीवी नरसिम्हा राव से घूस लिया था और उस घूस के बदले पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के तरफ वोट किया था। तो इसमें अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पहले तो 1998 में पहले डिसीजन दिया था कि जो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिली होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, या जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको जो इम्यूनिटी मिली होती है, उसमें उनके द्वारा दिए जाने वाले वोट पे कोई भी चर्चा नहीं होती है ना। उस इम्यूनिटी के तहत जो जुडिशरी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो वोट दिया है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में जो बातें बोली है, उस पर डिस्कशन नहीं हो पाता था। लेकिन मार्च 2024 में इस लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी और ब्राइबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घूस लेना एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है, ये एक करप्शन का केस है। तो करप्शन अगर कोई भी एमपी करता है या एमएलए करता है, वोटिंग के लिए अगर किसी से घूस लेता है, ब्राइब लेता है, तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा, एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। और इसके लिए किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई भी पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि असम अकॉर्ड में जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसको जब अमेंड किया गया था तो उसमें एक सेक्शन 6A ऐड किया गया था जो कि असम अकॉर्ड का उल्लंघन कर रहा था।
तो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो माफ़ कीजिएगा सेक्शन 6A ऐड किया गया था उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अ, वैलिड बताया है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कभी-कभी जो फ्रेटर्निटी है, जो हमारा नेशनल इंटीग्रिटी है, वो कल्चरल एक्सक्लूसिविटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में जो भी हमारे शरणार्थी भारत में आने वाले थे, है ना? इस दौरान 1966 से लेके 71 के दौरान उनको भारत की नागरिकता देने की बात थी। तो इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया है और हमारे देश में फ्रेटर्निटी को कल्चरल इंक्लूसिविटी के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो इन सारे डिसीजन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में डेमोक्रेसी के सैंक्टिटी को बनाए रखने में ये वाला जो ब्राइबरी का जो आपका केस था, वो हमारे डेमोक्रेसी के सैंक्टिटी को बनाए रखने में कितना इम्पोर्टेंट ये डिसीजन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के नेशनल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला डिसीजन दिया। फिर आप देख सकते हैं कि जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को रीइंफोर्स करने के लिए ये गवर्नर वाला डिसीजन दिया, है ना? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेके इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से अगर जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगी दोस्तों, तो ना तो हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड रह पाएगा, ना ही हमारे देश में फेडरलिज्म प्रोटेक्टेड रह पाएगा, ना ही हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मद्देनजर जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, माफ कीजिएगा, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का। और इस जुडिशियल रिव्यू को इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल पार्ट बनाया है। आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू जहां यूएसए में डेवलप हुआ है, वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरनली इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। तो दोस्तों ये जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपको काफ़ी नई बातें भी पता चली होंगी और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबसे गुजारिश है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे गुजारिश ये है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। इससे क्या होता है, एल्गोरिदम में ये थोड़ा ऊपर आता है तो वीडियो को सेल्फ प्रमोशन मिल जाता है ना? तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, न्यायिक सक्रियता के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम को सही दिशा में, अपने तैयारी को सही दिशा में लेके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।